हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस विशेष क्लास में हम आपके लिए कक्षा 8वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का प्री बोर्ड पेपर जो कि 2023-24 का है लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको जो पेपर मिलेगा वो 60 नंबर का होगा और समय आपको जो है तो 2 घंटे 30 मिनट का दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको कुछ निर्देश दिए हुए हैं, जैसे सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। दूसरा निर्देश है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तीसरा है 1 से लेकर 10 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे और 11 से लेकर 24 तक पाठ्य पुस्तक के देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये कुछ आवश्यक निर्देश हैं जो कि आपको पेपर सॉल्व करने से पहले ज़रूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, आपको बोर्ड एग्ज़ाम में इसी प्रकार का लगभग पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको जो है तो 60 नंबर का पूर्णांक देखने को मिलेगा और 2.5 घंटे का समय और ये कुछ आवश्यक निर्देश जो कि एग्ज़ाम से पहले इसको पढ़ना ज़रूर चाहिए। ठीक है, तो आप लोग भी इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ही एग्ज़ाम पेपर को जो है तो सॉल्व करना शुरू करिएगा। दोस्तों, जो है तो यह पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने जो है तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत नहीं आई थी। ठीक है, इसमें हमें ऑप्शन है पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अमेरिकन। ठीक है, तो इसका जो ये घ नंबर वाला ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो है तो अमेरिकन जो कंपनी है वो भारत नहीं आई थी। ठीक है, बाकी पुर्तगाली कंपनी भी आई थी, डच भी आई थी, फ्रांसीसी कंपनियां भी आई थी भारत व्यापार करने के लिए, लेकिन अमेरिका भारत व्यापार करने के लिए नहीं आया था। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसमें हमें ऑप्शन है कि जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो हमारे भारत में ये सभी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो है तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि घ नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है। भारत में जो है तो जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है, काली मिट्टी भी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी भी पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसका जो है तो जो घ नंबर वाला ऑप्शन है उपरोक्त सभी ये सही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो इस प्रकार से है कि ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया था। ऑप्शन है 750 ईस्वी, 1773, 1857 और 1940। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाता है इसका जो है तो ख नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, 1773 में। ठीक है, ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया था तो 1773 में पारित किया था। ठीक है, इसका मुख्य प्रावधान जो है तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो इस प्रकार से है कि 1999 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, इसमें ऑप्शन है 1 अरब, 3 अरब, 6 अरब। तो कितनी थी, इसका ग नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, विश्व की जनसंख्या जो है तो 1999 में कितनी थी, लगभग 6 अरब थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है। ठीक है, मृदा निर्माण का नहीं है, कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है समय, मृदा का गठन, जैव पदार्थ। ठीक है, तो इसका जो एक ख नंबर वाला ऑप्शन है मृदा का गठन ये सही हो जाता है। ठीक है, यह मृदा का निर्माण नहीं है। ठीक है, मृदा का गठन जो है मृदा का निर्माण नहीं है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिलिकन घाटी स्थित है। ठीक है, ऑप्शन है बेंगलोर में, कैलिफोर्निया में, अहमदाबाद में, ठीक है, तो इसका कहाँ हो जाएगा, इसका जो ये ख नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है,
सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है। ऑप्शन है पेरिस, रोम, लंदन और इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ग नंबर वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई थी। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि कितने वर्ष से व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होता है? ठीक है। वह कितने वर्ष का हो जाता है जब वह वोट डालने के लिए डालने के लिए एलिजिबल होता है? तो इसमें जो है ऑप्शन है जैसे 17 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष और ठीक है। तो इसका जो ये ख नंबर वाला ऑप्शन है ये सही है। हमारे भारत देश में जब वह 18 वर्ष का हो जाएगा तो वह मताधिकार का अधिकारी हो जाएगा, मतलब वोट देने का अधिकार रखने लगेगा। ठीक है। क्योंकि 18 वर्ष के बाद ही वह जो है तो वयस्क नागरिक बन जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 14 साल से कम वर्ष के बच्चों से काम करवाना क्या कहलाता है? अगर 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनसे अगर हम काम करवाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? ठीक है। इनमें ऑप्शन है बाल श्रम, ठीक है, और बाल मजदूरी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो क्या कहलाएगा? बाल मजदूरी कहलाएगा। अगर हम छोटे बच्चों से जो कि 14 साल से नीचे हैं उनसे अगर हम काम करवाते हैं तो वो बाल श्रम कहलाएगा। बाल यानी बचपन। ठीक है। बच्चे हैं तो बच्चों का ही तो बचपना होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मतलब मानव ने कौन सा संसाधन बनाया हुआ है? संसाधन तो समझते ही हो कि कोई एक वस्तु जो उपयोगी और मूल्यवान है वही तो संसाधन है। तो मानव निर्मित मतलब ऐसा संसाधन जिसको मानव ने बनाया हो। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है जैसे कैंसर उपचार की औषधियाँ, औषधि का मतलब होता है दवाइयाँ। ठीक है। कैंसर एक रोग का नाम है और उपचार का मतलब है उस रोग का निदान। ठीक है। उस रोग को खत्म करना। दूसरा है कि झरने का जल। तीसरा है उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है। तो इसका जो है तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाता है? तो का नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है। कौन सा? का नंबर वाला ऑप्शन, यानी कि कैंसर उपचार की औषधियाँ जो हैं वो मानव निर्मित है, क्योंकि कैंसर का इलाज मानव ही तो करेगा, झरने का जल थोड़ी ना करेगा और उष्णकटिबंधीय वन थोड़ी ना करेंगे, है ना, मानव करेगा, है ना। तो कैंसर का उपचार की औषधियाँ जो हैं, कैंसर उपचार की औषधियाँ सही हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारे अगले क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इसको देख लेते हैं। हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है कि जल संसाधन को संरक्षित करने के उपाय बताइए। जल एक संसाधन है इसलिए क्योंकि वह उपयोगी और मूल्यवान है, हमारी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरी करता है, इसलिए वह संसाधन है। तो उसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं कि प्रदूषित जल को जल निकायों से छोड़ने से पूर्व उपयुक्त विधि से संशोधित करना, मतलब जो जल हमारा प्रदूषित हो गया है उसको हम नदियों में, नालों में जो बहा देते हैं जिसके कारण वह और भी जल को जो है तो गंदा कर देता है, तो उसको वहाँ पे बहाने से पहले उसको फिल्टर कर देना चाहिए। ठीक है। फिर अगला है कि एक तरह से और हम उसको जल को सुरक्षित रख सकते हैं कि पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है जल संग्रहण जो है तो पृष्ठीय प्रवाह यानी कि जो हमारा धरातल है, यानी कि जो हमारा पृष्ठ है उसको, प्रवाह का मतलब होता है बहना। ठीक है। तो जो हमारा धरातल है वो बह जाता है, बारिश होती है, बारिश होने के बाद यहाँ की जो मिट्टी है वो बह करके यहाँ चली जाती है, उसका अपारदन हो जाता है। ठीक है। तो इसको हम रोक सकते हैं। ठीक है। तीसरा है स्प्रिंकलरों द्वारा सिंचाई करना। स्प्रिंकल से करेंगे तो जो हमारा मृदा का अपरदन होता है वो नहीं होगा, क्योंकि उसमें उतना ही जल हम देंगे जितना उसको ज़रूरत होता है। ठीक है। तो ये भी सही हो जाता है। ठीक है। स्प्रिंकलरों द्वारा सिंचाई करना। अगला है हमारा कि जल को सुरक्षित करने का जो उपाय है कि वन आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं। जो वन जो है तो धरातलीय प्रवाह है उसको बंद करते हैं। कौन? वन। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो पेड़ जो है तो मृदा के कटाव में जो है तो मृदा का कटाव होने से बचाते हैं, मृदा का जो है तो कटाव नहीं होने देते, इसलिए क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं वो वहाँ की मिट्टी को जो है तो काफ़ी जो है तो
स्पीड से जकड़े रखती हैं, पकड़े रखती हैं, जिस कारण वहाँ की मिट्टी का जो कटाव है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी को पेड़ के जो जड़ें होती हैं वो जो है तो जकड़े रखती हैं। ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाना चाहिए, वनों का आवरण करना चाहिए, और भूमिगत जल को पुनः पूरित भी करते हैं, क्योंकि पेड़ जो है तो वर्षा भी कराने में सहायक होते हैं। कैसे? क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, और जो कहने का मतलब जो मानसून आता है उसको भी रोकने में सहायक होते हैं ये पेड़। ठीक है, जब रोक देंगे तो बारिश होगी ही। ठीक है, अगला है जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों को पक्का करना चाहिए। ठीक है, जैसे जो नहर है, नहर में अगर हम नीचे पक्का नहीं करेंगे, नीचे अगर हम कंक्रीट नहीं करेंगे नहरों के नीचे, तो क्या होगा कि वहाँ का जो मिट्टी है, यहाँ की जो मिट्टी है वो क्या होगी, उसका अपरदन हो जाएगा, वो यहाँ से बह करके कहीं और दूसरी जगह चली जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो है तो यहाँ पे जो है तो कंक्रीट करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, अगर वह देश संविधान से संतुष्ट नहीं है, जो वहाँ पे संविधान लागू है, या जो वहाँ पे कुछ नियम व्यवस्थाएं जो समाज को चलाने के लिए जो भी कुछ व्यवस्थाएं वहाँ पे लागू हैं, अगर उनसे वो संतुष्ट नहीं है, तभी तो उसको संविधान की ज़रूरत होती है। और लोकतांत्रिक देश में इसलिए क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है, लोक का मतलब होता है जनता, और तंत्र का मतलब होता है समूह। ठीक है, तो लोगों के समूह को जो है तो संविधान की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, और उन लोगों का जो भी कुछ समस्याएं होती हैं, सामाजिक आर्थिक समस्याएं, उन और जो है तो सामाजिक समस्याएं मुख्य रूप से उनका समाधान जो है तो संविधान ही करता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है, मतलब बांधता है। जो आदर्श होते हैं, मान सम्मान होते हैं, उनकी रक्षा करता है संविधान, उस जिसके आधार पर नागरिक अपने देश की इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। अपने देश को जो है तो अपनी इच्छा और अपने सपनों के अनुसार रच सकते हैं। वो ये काम जो है तो संविधान के द्वारा ही कर सकते हैं। अगर संविधान नहीं होगा तो वो ये सारा चीज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संविधान ही उनको ये सारा चीज़ सब कुछ करने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, अगला है कि ऐसे नियम निश्चित करता है संविधान जिसके द्वारा शासकों के हाथों सत्ता का दुरुपयोग नहीं हो सकता, उसको रोक देता है संविधान। क्योंकि संविधान जो है तो सबके लिए समान है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो कोई क्रिमिनल हो। ठीक है, उन सभी को जो है तो समान है सबके लिए संविधान। अगर वो गुनहगार है तो उसको सज़ा अवश्य मिलेगी, चाहे वो मंत्री हो या चाहे कोई जो है तो आम आदमी हो। ठीक है, सबको समान रूप से वो अपना जो है तो समान रूप से उन पर नियम को लागू करने का आदेश देता है संविधान। ठीक है, अगला है कि संविधान यह भी निश्चित करता है कि कोई ताकतवर समूह किसी दूसरे ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का प्रयोग ना कर सके। ठीक है, चाहे कोई किसी भी कितना भी ताकतवर है, वह जो भी थोड़ा कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर वह अत्याचार, उनका शोषण, उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि संविधान उनकी रक्षा करता है और ऐसा अधिकार उनको नहीं देता है। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो गैर कानूनी कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जमदानी क्या है। ठीक है, जमदानी, तो जमदानी एक तरह का जो है तो बारीक मामला होता है जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने होते हैं। करघे, करघे का मतलब कोई एक मशीन है जहाँ पे कहने का मतलब जो है तो कोई कपड़ा बनता है। ठीक है, कपड़े को जहाँ पे प्रिंट किया जाता है, तो वह जो सजावटी चिन्ह होते हैं वो बुने होते हैं। इसका रंग जो है तो सलेटी व सफ़ेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का प्रयोग किया जाता है। अगला है बंगाल में ढाका और संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में लखनऊ जमदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं। वितरित हैं मतलब क्यों बिखरे हुए हैं असमान रूप से, मतलब कहीं पे सोना है तो कहीं पे चांदी है तो कहीं पे पेट्रोल है तो कहीं पे पत्थर है। ये क्यों अलग अलग जगहों पर क्यों पाया जाता है। ठीक है,
तो प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है वो भू आकृतियों, जलवायु, वनस्पति, ऊंचाई और अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, वहाँ पे अगर ऐसी आकृतियाँ हैं, ऐसी जलवायु है, तो वहाँ पे इस प्रकार के संसाधन जरूर मिलेंगे। ठीक है, और पृथ्वी पर इन कारकों के विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। ठीक है, अगला है कपास उद्योग मुंबई में तेजी से विकसित हुआ है। ठीक है, जो कपास उद्योग है वो मुंबई में तेजी से विकसित हुआ है। ठीक है, क्यों विकसित हुआ है तो इसमें जो है तो हम देख लेते हैं। मुंबई में तेजी से विकसित कोई भी उद्योग कहीं भी अगर विकसित होता है तो उसका प्रमुख कारण यही होता है कि वहाँ की जलवायु, ठीक है, वहाँ की जलवायु कैसी है। ठीक है, वहाँ जो श्रमिक हैं, श्रमिकों की उपलब्धता, ठीक है, श्रमिक, और जो है तो श्रमिक के बाद हो जाएगी जलापूर्ति, जलापूर्ति, उसके बाद जो है तो हो जाएगा वहाँ पे कारखाना उपलब्ध है तो उसका एक और कारण हो जाएगा, जैसे कि जो है तो आवागमन के साधनों का विकास। ठीक है, आवागमन के साधनों का विकास। ठीक है, और क्या हो जाएगा उसमें, और भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे उद्योगों को लगने के लिए काफ़ी होती हैं। ठीक है, इसी कारण वहाँ पे वो विकसित हुई हैं। जैसे वहाँ की जो है तो जलवायु देख लेते हैं, मशीन यातायात के लिए पत्तन, पत्तन क्या होता है दोस्तों, तो पत्तन की अगर हम बात करें तो कोई एक वह स्थान है जहाँ पे जहाज़ों में, जहाज़ यानी कि जल में चलने वाली जो जहाज़ है, जल जहाज़, जहाँ पे जहाज़ में सामान लादने व उतारने का कार्य किया जाता है। लादने लादने व जो है तो लादने व उतारने का काम। ठीक है, उतारने, लादने व उतारने का कार्य जहाँ पे किया जाता है उसी को पत्तन कहते हैं। ठीक है, अगला है कच्चे माल की उपलब्धता होती है। कोई भी उद्योग फ्रेंड्स वहीं पे लगेगा जहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध होगा। अगर वहाँ पे कच्चा माल नहीं होगा तो उद्योग लग भी जाएगा, लेकिन उसको कच्चे माल को कहीं और से लाने में जो उसका किराया है वो ज़्यादा होगा। इसकी वजह से वहाँ पे जो है तो उद्योग सक्सेस नहीं हो पाते हैं, इसीलिए वो उसी जगह पे लगाए जाते हैं जहाँ पे जो है तो कच्चे माल की उपलब्धता हो, कच्चे माल पूर्ण उनको जो है तो मिल सके। ठीक है, श्रमिकों की भी उपलब्धता जो है तो उद्योग को स्थापित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर वहाँ पे श्रमिक नहीं है तो उद्योग को चलाएगा कौन, है ना। इसलिए श्रमिकों की उपलब्धता भी जो है तो उद्योग को चलाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। ठीक है, तो मुंबई में जो कपास उद्योग है वो तेज़ी से इसीलिए लगा है क्योंकि वहाँ पे श्रमिक हैं, वहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध है, वहाँ पे आवागमन यानी आयात के लिए जो है तो पत्तन है। ठीक है, और वहाँ की जो जलवायु है वो भी काफ़ी बेटर है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। ठीक है, तो उसके कई कारण थे। टीपू सुल्तान बहुत ही खतरनाक जो है तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक जो है तो क्रांति, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो टीपू सुल्तान है वह एक बहुत ही जो है तो कल्याणकारी जो है तो राजा था। ठीक है, टीपू सुल्तान, ठीक है, यह मालाबार के तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। टीपू सुल्तान ने अपने रियासत के बंदरगाहों से होने वाले निर्यात पर रोक लगा दी। ठीक है, टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी इस जो है तो कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया था। ठीक है, मतलब उन्होंने ये कहा कि जो स्थानीय लोग हैं उनसे आप जो है तो सौदा या व्यापार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी क्रांतिकारियों से घनिष्ठ संबंध बनाए थे। उनकी मदद से अपनी सेना का भी जो है तो आधुनिकीकरण किया था। सेना को जो है तो विभिन्न प्रकार के हथियार, औजार और उन्हें ट्रेनिंग वगैरह अच्छी तरीके से दिया था। ठीक है, उन्हीं के कारण। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। ठीक है, तो हम वृक्षारोपण करके जल को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा है वाष्पीकरण से रोकना, जो रिसाव पृथ्वी के नीचे जो सोख कर जल जाता है वो, और जो भाप बनकर ऊपर जाता है वो, उसको अगर हम रोकेंगे तो जल को हम सुरक्षित रख पाएंगे। ठीक है, जो कि जल की कमी के समय हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। ठीक है,
तीसरा है वर्षा जल संग्रहण, वर्षा का जो जल है उसको हमें संग्रहित करना चाहिए। ठीक है, हमें जो है तो तालाब बनाकर, तालाब में, कुओं में, ठीक है, और जो है तो नालों में, ठीक है, जो भी जल है उसे हमें संग्रहित करना चाहिए। बांध बना कर के जो है तो हमें जल को संग्रहित करना चाहिए। ठीक है, बांध बनाकर अगर हम जल को संग्रहित करेंगे तो जल की कमी के समय हमारी समस्याओं का, जो जल की कमी की जो समस्या है उस समस्या से हमें निजात दिलवाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों किया। तो नमक कानून को तोड़ना गांधी जी इसलिए चाहते थे क्योंकि नमक को का जो है तो उपयोग लगभग सभी भारतीय लोग कर रहे थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने नमक को, जो कानून है उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी सोचा, बहुत ज़रूरी जो है तो समझा। क्योंकि अगर उन्होंने नमक स्वयं बना लेते हैं तो उनको अंग्रेज़ों से नमक नहीं लेना पड़ेगा और ना ही कर देना पड़ेगा। इसीलिए गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री सरकार का अधिकार था। महात्मा गांधी अन्य राष्ट्रवादियों के अनुसार नमक पर टैक्स वसूलना पाप मानते थे क्योंकि हमारा भोजन का वह अभिन्न अंग था। अगर उसी में हम टैक्स देंगे तो यह तो पाप है। 1930 में गांधी जी और उनके समर्थक साबरमती से 240 मील की दूरी दांडी यात्रा पैदल चलकर किया गया और वहां पर बिखरा नमक इकट्ठा करके सार्वजनिक रूप से नमक कानून का उल्लंघन किया गया। तभी से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का भी विकास हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेपाल की जनता एक नया संविधान क्यों चाहती थी। ठीक है, तो 1990 में बने नेपाल के संविधान के अनुसार नेपाल में राजतंत्र की स्थापना की गई थी। नेपाल के लोग नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, इसीलिए वे नया संविधान चाहते थे। ठीक है, स्थानांतरी कृषि क्या है, इस कृषि की हानियाँ क्या हैं। तो स्थानांतरी कृषि को दोस्तों हम झूमिंग कृषि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और घुमंतु कृषकों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और स्थानांतरी कृषि है ही है। ठीक है, ये क्या होता है कि इसमें जो है तो जो कृषक होता है भूमि का कोई एक ऐसा टुकड़ा चुनता है जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हों, फिर वो क्या करता है कि उन्हीं पेड़ पौधों को काट कर वहाँ पे आग लगाकर उसे साफ करता है और फिर वहाँ पे जो है तो कृषि कार्य करता है। ठीक है, और लगभग एक फसल लेता है। एक फसल लेने के बाद वह जो है तो उस जगह को छोड़ देता है क्योंकि उसका मानना है कि अब यह जगह जो है उपजाऊ नहीं रही। ठीक है, यही है स्थानांतरित कृषि, और फिर दूसरी जगह फिर से तलाश करता है। ठीक है, और फसलों को भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद भूमि को छोड़ देते हैं वो। ठीक है, और इसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। जो स्थानांतरित कृषि है इसी को कर्तन एवं दहन कृषि कहा जाता है। ठीक है, इससे हानियाँ क्या हैं, तो जैसे पेड़ों को काट देते हैं तो मृदा का अपरदन भी होता है। ठीक है, वनों का नाश तो होता ही है और पर्यावरण हमारा प्रभावित होता है क्योंकि इन सभी का, तीनों का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं पेड़ों से है, पर्यावरण से है। ठीक है, तो बहुत सारी समस्याएं हमें पैदा हो जाती हैं इस कृषि से। ठीक है, हालांकि अंग्रेजों ने इसके लिए कुछ नियम बनाए थे, है ना, कुछ जो है तो इसके लिए नियम बनाए थे और उनको लागू भी किए थे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मीरा बहन कौन थी, उनके जीवन और आदर्शों के बारे में जो है तो बताइए। ठीक है, मीरा बहन 22 नवंबर 1892 यानी कि 20 जुलाई 1982 तक एक ब्रिटिश एडमिरल की बेटी थी। किसकी बेटी थी, ब्रिटिश एडमिरल की। ठीक है, बेटी थी। उनका वास्तविक नाम मेडलिन स्लेड था। ठीक है, मीरा बहन का क्या नाम था, मेडलिन स्लेड था। वह अमेरिकन ब्रिटिश एडमिरल की बेटी थी। ठीक है, वह गांधी जी की जो है तो बेटी जैसी थी। उसने गांधी जी के साथ रहने और काम करने के लिए इंग्लैंड अपना जो घर है उसको छोड़ दिया था और वो गांधी जी के साथ रहना चाहती थी। मीरा बहन अपने जीवन और विकास गांधी जी के सिद्धांतों के प्रचार और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने 1982 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मीरा बहन को, जो कि एक ब्रिटेन की थी और गांधी जी का सहयोग दे रही थी देश को जो है तो स्वतंत्र करवाने में और राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने में। ठीक है,
उसके बाद हमारा अगला और लास्ट हमारा जो अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिरसा की संकल्पना में स्वर्ण युग जो है तो किस तरह का था। ठीक है, आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी। ठीक है, तो बिरसा की नज़र में जो स्वर्ण युग, ठीक है, बिरसा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। बिरसा ने स्वर्ण युग की चर्चा करते थे और जो है तो मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे और तटबंध बनाते थे और कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ पर जो है तो पेड़ लगाते थे, बाग लगाते थे और जो है तो पेट पालने के लिए खेती भी करते थे वो लोग। ठीक है, अगला है कि उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने भाइयों और रिश्तेदारों का जो है तो खून नहीं बहाते थे। ठीक है, वो ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह स्थायी रूप से रहें और अपने खेतों में काम करें। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है, कोई 5 महत्वपूर्ण कारण लिखिए। लौह इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए उनकी आधारभूत सामग्री और औजार मशीनें आदि लौह इस्पात से ही बनी होती हैं। आज ऐसी कोई वस्तु नहीं है फ्रेंड्स जो कि जो है तो लोहे से ना बनी हो। यहाँ तक कि इतने सारे मकान बिल्डिंग्स जो भी कुछ बनते हैं ना, सब के सब लोहे के ही बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए लौह इस्पात आधारभूत उद्योग है, मतलब आधार है। देश में किसी भी काम को करने के लिए लोहा आधार है। आज देखिए हर एक चीज़ लोहे का बना हुआ है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रक ट्रैक्टर एरोप्लेन्स जितना भी है, यहाँ तक कि आपका घर भी, आप जिस बेंच में बैठते हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है तो लोहे की ही बनी हुई है। इसीलिए लोहा उद्योग को एक आधारभूत उद्योग कहा जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सामाजिक न्याय मिला है। ठीक है, तो उनको सामाजिक न्याय नहीं मिला है क्योंकि पीड़ितों को घटना के 24 साल बाद भी न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उनको जो भी कुछ मुआवजा वगैरह देने की बात कही गई थी वो चीज़ उनको अभी तक नहीं मिल पाई है, उसके लिए वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वे पीने के जो है तो साफ पानी और स्वच्छ सुविधाओं और यूनाइटेड कार्बन डाइऑक्साइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों और उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जो कि अभी तक भी उनको जो है तो नहीं प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, वे यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चला रहे हैं, मांग कर रहे हैं। ठीक है, आंदोलन का मतलब होता है मांग। ठीक है, मांग कर रहे हैं कि उनको जो है तो सज़ा मिलनी चाहिए, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सामाजिक न्याय नहीं मिला है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।